हेलो दोस्त। मैं प्रफुल्ल आज फिर से आपके लिए क्वेश्चन कलेक्शन लेकर आए हैं। इस सेट 7 होने वाला है। दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्त, मैं पर डे आपके लिए सेट लेकर आता हूँ NIC सेट प्रेस्टिज के लिए। आपका आने वाला एग्ज़ाम है, अभी फॉर्म भरा है, ठीक है ना। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन डे टू डे हो ही रहा, ठीक है ना। तो आप लोग भी लगे ही और मेरे साथ भी बने रहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। दोस्त, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका डेटा स्ट्रक्चर से है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछता ही है एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है ना। एनीथिंग एल्स, तुम कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखने में लग रहा है बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन बड़ा सा क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आप इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना, तो आप इजीली इसको सोल्व कर लीजिएगा। बस इसे शॉर्ट करना है। देखिए क्या बोलता है कि 6 फाइल F1, F2, F3, F4, F5 एंड X6 हैव 100, 200, 50, 80, 120, 150 records respectively. In what order should they be sorted so as to optimize act? Assume each file is accessed with the same frequency. इसमें बताना है दोस्त कि आपके पास सिक्स फाइल है F1 से F6 तक, जो आपका रिस्पेक्टिवली सारे रिकॉर्ड्स रखा हुआ है, ठीक है ना, उस फाइल में रखा हुआ है। तो आपको बताना है, इसको सॉर्ट करना है, ठीक है ना, कि किस तरह से हम ऑप्टिमाइज करें, ठीक है ना, और जिसकी फ्रिक्वेंसी आपकी सेम है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, इसमें क्या होता है कि जो इसमें जब भी एक्सेस करते हैं तो हम लोग सीक्वेंशियल करते हैं, ठीक है ना। और सीक्वेंशियल करते हैं तो ग्रेटर जो डिस्टेंस होता है, ग्रेटर विल बी द एक्सेस टाइम। सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम मिलेगा जो ग्रेटर फाइल रहेगा, रिकॉर्ड्स रहेगा, ठीक है ना। तो ऑल फाइल्स आर रेफरेंस्ड विथ इक्वल फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर दिया हुआ है सारे आपके क्या है, इक्वल फ्रिक्वेंसी का है, ठीक है ना। ओवरऑल एक्सेस टाइम कैन बी रिड्यूस्ड अरेंजिंग देम एज देन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड। हम लोग जब सेम फ्रिक्वेंसी का रहता है, ठीक है ना, और सीक्वेंशियल में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं या सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, 50, 80, 100, 120, फिर 150, फिर 200। अब इस पर क्या रख देंगे, फाइल का नाम लिख देंगे। तो 250 किसके लिए, तो F3 के लिए, फिर उसके बाद F4 के लिए, फिर उसके बाद F1 के लिए, फिर उसके बाद F5 के लिए, फिर इसके बाद F6 के लिए, फिर F2 के लिए। तो देखिए F3, F4, F1, F5, F6, F2 कौन सा अरेंज करके रखा हुआ है, किस ऑप्शन में रखा हुआ है अरेंज करके इस तरह से, तो ऑप्शन ए में आपका रखा हुआ है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा ए हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हमें वहाँ पर बनाना है, याद रखना है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है, ठीक है ना, ये आपका डेटाबेस का है, ठीक है ना। इसमें बोलता है कंसिडर द रिलेशन एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, प्रोजेक्ट नंबर, ड्यूरेशन डेट, ठीक है ना, या ड्यू डेट जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर यह ज्यूम करना है कि 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉय, मतलब प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप है। प्रोजेक्ट नंबर इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन, तो फंक्शनेट ऑन मतलब कि आपके पास 2 एंटिटी है मिली रूप से मान लो तो, ठीक है ना, एक एम्प्लॉय का है और एक आपका प्रोजेक्ट का है, ठीक है ना। और ये दोनों में जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट में, ये आपका 1-to-1 रिलेशनशिप का है, ठीक है ना। अब बताइए एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ठीक है ना, फिर इधर प्रोजेक्ट नेम, ड्यूरेशन डेट, इस हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे सैलरी, ठीक है ना। तो जब हम इसे करेंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो
प्रोजेक्ट नंबर है वो एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉय का क्या है, आपका प्राइमरी की बन जाएगा। तो प्रोजेक्ट नंबर आपका किस पे डिपेंड करेगा, एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ठीक है ना। ऑप्शन थोड़ा सा आगे है, हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले प्रोसेस देख लेते हैं क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका बोलता है दोस्त, प्रोसेस दिया हुआ है P1 P2 P3 P4 P। ठीक है ना। 4 प्रोसेस है, चारों का ब्रश टाइम दिया हुआ है, CPU टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं भी है, अराइवल टाइम दिया हुआ है। और इसे आपको सोल्व करना है FCFS ऑर्डर से, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व ऑर्डर से। ठीक है ना। और निकालना क्या है आपका, टर्न अराउंड टाइम भी निकालना और एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है दोस्त। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इंस्टेंटली गैंट चार्ट बनाते हैं। ठीक है ना, गैंट चार्ट। ठीक है, इस तरह से गैंट चार्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, यहीं पर बना लेते हैं दोस्त। और इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आता है वो पहले प्रोसेस कर कर चला जाता है। ठीक है ना, किसी भी तरह का इंटरप्शन इसमें नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले P1 आया, कितना तक किया, 5 टाइम्स तक किया। फिर उसके बाद P2 आया। ठीक है ना, फिर ये 3 टाइम, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद P3 आया, P3 आएगा तो फिर वो 4 टाइम्स तक करेगा, तो 8 टाइम पहले से और 4 टाइम्स इसमें इंक्लूड होगा तो 12 हो जाएगा। फिर आपका है P4 करेगा तो कितना टाइम्स तक, 1 टाइम्स तक, तो ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से आप यहाँ से टोटल कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं कि किसका कब कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, गैंट चार्ट बना लिए। फिर उसके बाद टर्न ऑन टाइम जब निकालिएगा, ठीक है ना, तो टर्न ऑन टाइम का फॉर्मूला होता है CT माइनस AT, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। हम इसको कंप्लीशन टाइम बोलेंगे। ठीक है ना दोस्त, कि ये P1 का कंप्लीशन है, P2 का, P3 का, P4 का। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग वहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक तरफ टर्न ऑन टाइम लिख लेते हैं और एक तरफ वेटिंग टाइम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्त। और जब आप इसे सोल्व करिएगा, ठीक है ना, तो आपका टर्न ऑन टाइम आपका P1 का आ जाएगा। ठीक है ना, 5, P2 का 7, P3 का 10 और P4 का भी 10। ठीक है, वेटिंग टाइम आप निकालिएगा तो आ जाएगा 0, 4, फिर इसका आ जाएगा 6 और इसका आ जाएगा आपका 9। ठीक है, अब इसको देखिए, आप क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो इसको सबको ऐड करके 4 से भाग दे देंगे और इसको ऐड करके 4 से भाग दे देंगे। तो इसको जब ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 32/4। तो इसको काटिए तो 8। अब जब टर्न ऑन टाइम ही फर्स्ट में है और वही 8 आ गया, ठीक है ना, तो आप यहाँ से भी ऑप्शन दिमाग लगा कर मार सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको वेटिंग टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें से आप ऑप्शन C मार सकते हैं। यदि आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 19/4। ठीक है ना, अब इसको निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 4.75। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर मार सकते हैं दोस्त। इस तरह से आप बनाइएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर हम लोग चलते हैं। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे तो आप बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देगा, समझ में नहीं आता है कि इसको हम क्या करें। ठीक है ना, लेकिन सिंपल सी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्त, एक जॉर की तरह दिया हुआ है। ए मेनली रूप से आपका डिजिटल का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं कि डिजिटल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सी बात। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक जॉर का साइन दिया, तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ए इक्वल टू लेट, लेट कर लेंगे हम लोग ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 समथिंग, कुछ भी। ठीक है ना, एनीथिंग। हम ए इक्वल टू 0 भी मान सकते हैं और बी इक्वल टू 1 भी मान सकते हैं। ठीक है ना, आंसर वही सेम ही आने वाला है। अब देखिए यहाँ से ए इक्वल टू, ठीक है ना, ये इग्जॉर बी, तो ये का वैल्यू 1 और फिर इग्जॉर करेंगे। ठीक है ना, तो आ जाएगा 0। तो 1 0 के इग्जॉर करेंगे तो 1। फिर आपका बी को करिएगा। ठीक है ना, तो ये इग्जॉर 0, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से भी 1 वैल्यू आ गया था, यहाँ से भी अब 1 वैल्यू आ गया, दोनों का 1 1 आ गया। अब यहाँ से ये इक्वल टू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना आया 1 और इग्जॉर, फिर यहाँ से ए का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए दोस्त, इसका वैल्यू ए में चला गया, बी का वैल्यू ए में और ए का वैल्यू बी में, और ये फिर से जो लिए थे वो क्या हो जाएगा अपना 0 हो गया। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं दोस्त कि ए का वैल्यू बी में और बी का वैल्यू ए में जा रहा है। ठीक है ना, दोनों। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं कि स्वैप ए एंड बी। ठीक है ना, तो इस तरह का आपका आता है, तो हम लोग सिंपली बना लेंगे और ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑलवेज पूछते रहता है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि आपका दिया हुआ है इन द मेमोरी चिप साइज दे दिया है 256 इंटू 1 बाइट्स, देन हाउ मेनी चिप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अप 1 KB ऑफ मेमोरी। मतलब कि एक आपका चिप साइज दे दिया है कि इतना चिप साइज है, उसके बाद आपका मेमोरी दे दिया टोटल मेमोरी। अब बताइए जिस तरह से हम लोग बच्चे में बनाते थे ना, ठीक है ना, कि टोटल ए स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर में हमें एक छोटा सा टुकड़ा लगाना है, टाइल्स लगाना है, तो कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी और टाइल्स की साइज़ दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर यह टोटल मेमोरी साइज़ दिया हुआ है, ठीक है ना, और चिप का भी साइज़ दिया हुआ है। अब बता रहे हैं कि कितना चिप लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका साइज़ से इसके साइज में हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये बिट्स में दिया हुआ है तो ये कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 256 बिट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पर पावर 8 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीट आया ना, ठीक है ना, तो इसको बाइट में बदल लेंगे तो 2 पर पावर 5 बाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। हाँ, अब देखिए क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पर पावर 10 और टोटल कितना है बाइट, 2 पर पावर 5। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 5, ठीक है ना, काटेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 32। तो 32 चिप की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, 32 चिप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्त। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाइलर डिजाइन से है, कंपाइलर डिजाइन से है, CD से, ठीक है ना। इसमें आपका स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा ट्रू है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि जो कोनिकल LR पार्सर होता है वो क्या होता है, मोर पावरफुल होता है, ठीक है ना, देन LA LR पार्सर से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इट कैन रिकॉग्नाइज मोर ग्रामर्स देन अदर पार्सर, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ग्रामर रखता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए 2400 bps लाइन इफ द ट्रांसफर सिंक्रोनाइज, ठीक है ना। जब आपका और स्टार्ट भी दिया हुआ है 1 स्टार्ट एंड 1 स्टॉप बिट। अब देखिए आपको केयर करना कि जब आपका ट्रांसफर सिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनस होता है, जब आपका ट्रांसफर लाइन सिंक्रोनस होता है तो वहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप की किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट नॉट नीड सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑफ डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, जो भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2400 बाई कर देंगे 7 बिट प्लस 1 पैरिटी, तो कितना हो जाएगा 8। अब इसमें से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो आपका आंसर सिंपली 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। स्टार्ट और स्टॉप को भी हम लोग जोड़ देते हैं और इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, आंसर मेरा गलत आने की संभावना हो जाती है, ठीक है ना। और गलत आता है तो फिर हम लोग गलती ही मारते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं करना है, हमें यहाँ से बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है दोस्त तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दो दोस्तों के पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है कि ह्यूमन माइंड इज कैपेबल ऑफ मेकिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्री मेंटल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन पर सेकेंड, डैट इज, इसका एक और नाम है अस्टॉर्ड नंबर भी हम लोग इसको बोलते हैं, डैट इज अस्टॉर्ड नंबर, ठीक है ना। दोस्त देखो अस्टॉर्ड नंबर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहीं कहीं पर आपका 5 to 25 भी मिलता है, ठीक है ना, 5 to 25 भी मिलता है, ठीक है ना। तो इसे हम भी केयर करेंगे, यदि 5 to 25 रहे तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 to 25 नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसके लगभग में है 5 to कितना 20 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सिंपल से ए हो जाएगी दोस्त, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछती रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्त, द एक्सप्रेशन 4+6 डिवाइड 3 अस्टेक 2 -2 प्लस 7 मॉडुलो 3, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर भी आप डिवीजन देख रहे हैं, यहाँ मॉडुलो, तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, सिंपल से गुना कर लेंगे, हो गया। नहीं ऐसे नहीं करना, सबसे पहले जब ऐसे रहे हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलो को सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं। मॉडुलो को सोल्व करते थे, यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त 1 आएगा, ठीक है ना। मॉडुलो क्या देता है, रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर आपका हमेशा ऑलवेज इंटीजर में रहता है, ये भी आपको पूछा जाता है कि रिमाइंडर ऑलवेज इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। फिर आपका प्लस यहाँ से 2 माइनस
2 * 3 6 + 4, ठीक है ना। सेम बता दिए इसको सोल्व करके। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 2 * 2 - 2 + 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 4 - 2 + 1। अब इसको पहले सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं 8 - 2 + 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इसको सोल्व पूरा कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको करिए या इसको करिए तो आपका सिंपल सी आंसर आ जाएगा 7। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये इलेक्ट्रिकल से है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल का कंट्रोल सिस्टम से आपके सिलेबस में है साइंटिस्ट ए में, ठीक है ना। तो उसके लिए लेकर मैं पर डे अभी आ रहा हूँ 2 सेट से, ठीक है ना। यदि पिछले वाले सेट आप नहीं देखे हैं, ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपका सारा लिंक दिया हुआ है। अब जाकर वो सारे जितने भी है, ठीक है ना, और सारे सेट को आप लगा ले 1 to 6, ठीक है ना। और साथ में आपका कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बैंडेड टू डेसिमल भी दिया होगा, तो उसे भी आप देख लें वहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन ऑफ एन अंडर स्टेबल सिस्टम में रिस्पेक्टिवली बी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन यदि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, यदि एक पॉजिटिव है तो वो नेक्स्ट वाले भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। गेन मार्जिन यदि पॉजिटिव है तो आपका फेज मार्जिन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि गेन मार्जिन आपका नेगेटिव है तो फेज मार्जिन भी आपका नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कि एक पॉजिटिव तो सेकंड भी पॉजिटिव होगा। गेन मार्जिन पॉजिटिव तो फेज मार्जिन पॉजिटिव। यदि गेन मार्जिन आपका नेगेटिव तो फेज मार्जिन भी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी एवरी होगा, तो इसलिए इसका आंसर देखिए दोस्त आपका इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 and 4, ठीक है। तो 1 and 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग पर डे 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्त, ठीक है ना। और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के भी शेयर करें, ठीक है दोस्त। थैंक यू।